विश्वकर्मा साथियों को जाट वर्सेस नॉन जाट करते हैं ये। कास्ट पॉलिटिक्स ये सुनते हैं जो मैक्सिमम लोग हैं उनको हिंदी बेल्ट के यूपी और बिहार जैसे राज्यों के नाम याद आते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कास्ट पॉलिटिक्स होती होगी? इसका जवाब वैसे हाँ में है। दरअसल दिल्ली की राजनीति में जाति होने के बावजूद ये दिखाई नहीं देती, कम से कम खुल के नहीं दिखाई देती। जबकि इलेक्शन कैंपेन हो, टिकट बंटवारा हो, चुनावी वादे हो, हर जगह कास्ट का बोलबाला है। और दिल्ली में सिर्फ कास्ट ही नहीं बल्कि हर तरीके की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बोलबाला है। जाट समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। ऐसे में इस स्टोरी में डेटा और फैक्ट्स के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद जो जाति है वो जाति नहीं है। तो बात शुरू करते हैं देश की सबसे नई सक्सेसफुल पार्टियों में शामिल आम आदमी पार्टी से। 2012 के अंत में ये पार्टी बनी और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि जाट समुदाय के लोगों को केंद्र की ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन की बात कर रही आम आदमी पार्टी का जन्म एंटी करप्शन मूवमेंट से हुआ था। यह आंदोलन इवेंचुअली बैक बर्नर पर चला गया। एक बार जब ये बैक बर्नर पर चला गया तो एजुकेशन, हेल्थ, फ्री बिजली, फ्री पानी वाले गुड गवर्नेंस के थ्रू आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिक्स की। ऐसा नहीं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुड गवर्नेंस की बात छोड़ दी है। हालांकि इसके मुखिया अब कास्ट रिजर्वेशन का भी मुद्दा उठा रहे हैं। और जाटों के रिजर्वेशन की बात हो भी क्यों न, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 8 से 10% की जो आबादी है वो जाटों की है। 10% का वोट बैंक होगा तो करो या मरो वाले चुनाव में कोई भी नेता कास्ट रिजर्वेशन की बात करने से कैसे पीछे हटेगा? गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। देश की सबसे नई पार्टी और जाट रिजर्वेशन की उसकी मांग के बाद अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का कैंपेन लीड करने राहुल गांधी जब दिल्ली के चुनाव में मैदान में उतरे तो उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐसा उस दिल्ली में किया जहां की एक बहुत बड़ी आबादी माइग्रेंट्स की है। उदाहरण के लिए एचटी के 2023 की इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट 2022 और 23 के इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक तब दिल्ली की आबादी बढ़ाने के मामले में दिल्ली में पैदा हुए लोगों से ज़्यादा बाहर से माइग्रेट करके आए लोगों का योगदान था। रिपोर्ट के मुताबिक तब 2,83,000 लोग माइग्रेट करके दिल्ली आए, जबकि इसी पीरियड में इससे आधे से कम यानी 1,01,000 बच्चों का जन्म हुआ। फिर भी पूरी डिबेट के सेंटर में जाति है, मतलब माइग्रेशन होता रहे लेकिन जाति नहीं छूटती। मतलब शहर के बाशिंदे चाहे जहाँ कहीं के भी हो, जाति है कि जाति नहीं है। जाति की ही बात हो रही है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली जो बीजेपी है उसकी बात कैसे नहीं होगी? तो बीजेपी की बात आते ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। दिल्ली चुनाव में दलित समुदाय के लोगों को दिया गया टिकट वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति में दलितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कहते हैं कि 2015 के चुनाव के बाद से दिल्ली के दलितों का एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को मिलने लगा। इसी की काट निकालने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी ज़्यादा दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो इसके पीछे का हिसाब समझने के लिए आपको दिल्ली की जो सीटें हैं विधानसभा की उसका गणित बताते हैं। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। इनमें 12 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इन 12 रिजर्व सीटों पर एससी समुदाय के लोगों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने 2 कदम आगे जाकर जनरल सीटों से भी एससी समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। ऐसी ही एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम है दीप्ति इंदौरा, जिन्हें बीजेपी ने जनरल सीट से टिकट दिया है। अगर एससी कम्युनिटी के लोगों को मिले टिकट के बारे में बात करें तो जो कुल टिकट बंटवारा हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी ने जो 12 रिजर्व्ड सीटें हैं उन पे 12 कैंडिडेट्स उतारे एससी कम्युनिटी के। कांग्रेस ने इतने ही रिजर्व्ड सीटों पे 13 और बीजेपी ने 14 दलित कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस द्वारा दलितों की बढ़ाई गई सीटों के पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो दिल्ली की कुल आबादी का 16.5% हिस्सा दलित वोटर्स का बताया जाता है। वहीं 10 सीटों पर इनकी आबादी 25% के करीब बताई जाती है।
वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने 2024 में हुए पीएम वाले चुनाव में अखिलेश यादव की रणनीति से सीख लेते हुए दिल्ली में दलित उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई है। कहा जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव में अनारक्षित सीटों से दलितों को उतारने का समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ था और इसी तरीके के फायदे की तलाश में बीजेपी और कांग्रेस वाले भी हैं फिलहाल। हालांकि टिकटों के ताने बाने के अलावा जाति का मामला सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। इस वाले चुनाव में हुआ ये कि ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के 2016 का एक ट्वीट वायरल किया जा रहा है। 25 नवंबर 2016 के इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि पंजाब का डिप्टी सीएम कोई दलित होगा। इसी को लेकर अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है। दिल्ली के चुनाव में 16 के ट्वीट को लेकर उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि केजरीवाल जी आखिर ये कब होगा। मतलब ये सब यहीं तक लिमिटेड नहीं है। हुआ ये कि हाल के सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगानी शुरू की। इसे भी पहचान की राजनीति से जोड़कर देखा गया। कहने वालों ने कहा कि अंबेडकर के जरिए पंजाब में 30% जो दलितों की आबादी है और दिल्ली में 16% जो दलितों की आबादी है उसको साधने की कोशिश की गई। वहीं भगत सिंह की तस्वीर के इस्तेमाल को पंजाब और दिल्ली की सिख आबादी को लुभाने से जोड़कर देखा गया। पहचान की इस राजनीति में पंजाब का मामला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहा। दरअसल नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवेश वर्मा। पंजाब से जुड़ा उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर बवाल हो गया। प्रवेश वर्मा ने कुछ ऐसा कहा कि जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ के नंबर प्लेट की गाड़ियाँ जो हैं वो हज़ारों की संख्या में दिल्ली में घूम रही हैं। उनके इस बयान का मतलब ये निकाला गया कि आम आदमी पार्टी पंजाब से लोगों को ले आकर दिल्ली में चुनाव प्रचार करवा रही है और आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाबियों का अपमान बता दिया। इसके बाद प्रवेश वर्मा पर लीगल नोटिस की बारिश होने लगी। नोटिस भेजकर कहा जा रहा है कि उनको अपने इस बयान के लिए लोगों से, इन पर्टिकुलर पंजाबी कम्युनिटी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये सब सुनकर आपको एक बात तो लग ही रही होगी, वो ये कि दिल्ली जैसे शहर में जाति या बाकी की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भले ही खुले तौर पर दिखाई मत देती हों, लेकिन चुनावों के समय जो पहचान की जो पॉलिटिक्स है, जो आइडेंटिटी है, उनको खोद खोद के कब्र से निकाल लिया जाता है। हालांकि इस तरह की पहचानों में सबसे ज़्यादा हावी होती है जाति पूरे भारत में, या धर्म। तीसरा एक फैक्टर आया है जेंडर का। वापस से इसी पर थोड़ी सी और बात करने के लिए जाति पे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की तरफ लौटते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की राजनीति पर अपर कास्ट या दबदबे वाली जातियों की पकड़ बहुत मजबूत है। रिपोर्ट के ही मुताबिक दिल्ली पॉसिबली वो इकलौता शहर है जहाँ पे अपर कास्ट मेजॉरिटी में है। मतलब नेशनल कैपिटल या ऐसे स्टेट कैपिटल्स की जब हम बात करते हैं, दरअसल इस रिपोर्ट में तमाम राजनीतिक पार्टियों के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली में 35 से 40% अपर कास्ट वोटर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 13% के साथ इनमें से पॉसिबली सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों की है। इसके बाद 8% राजपूत, 7% वैश्य, 5% पंजाबी खत्री, ये सब मिलाकर जो दिल्ली का अपर कास्ट का वोट बैंक है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ आपको एक और खूबसूरत बात जाननी चाहिए। दरअसल भारत में जाति आधारित जनगणना होती ही नहीं है। कहते हैं कि 2011 में इस तरह की एक जनगणना हुई थी, कास्ट को एज ए फैक्टर इंक्लूड किया गया था उस सेंसस में, लेकिन आज तक उसका डेटा सामने नहीं आया। मतलब भारत का जो सेंसस होता है, जनगणना, उससे ये तो पता चलता है कि किस धर्म के कितने लोग हैं इस देश में, लेकिन किस जाति के कितने लोग हैं ये जनगणना से पता नहीं चलता। अब यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है। सवाल ये है कि फिर हम मीडिया वाले ये उछल उछल के कूद के कैसे बताते हैं कि कहाँ पे किस कास्ट के कितने लोग हैं। देखिए, इसका एक जवाब तो है नेता और पॉलिटिकल पार्टीज़। दरअसल देश के कई नेता, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ जाति के हिसाब से वोट बैंक को साधने के लिए अपने स्तर पे कास्ट से जुड़ा सर्वे कराती हैं, आइडेंटिटी से जुड़ा सर्वे कराती हैं। यही सर्वे वो अनऑफिशियली मीडिया वालों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा कई मामलों में किसी शहर की आबादी के बनावट के हिसाब से वहाँ की आबादी में किस जाति के या किस पहचान के कितने लोग होंगे, इसका अनुमान भी लगाया जाता है। मतलब जब कभी भी किसी जगह जाति आधारित आंकड़ा आपको दिया जाए तो आपके लिए सबसे मुश्किल ये है कि आप उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकारी या ऑफिशियल डेटा नहीं होता है।
हालांकि ये आंकड़ा कई बार या मैक्सिमम मामलों में मोटा मोटी इसकी सही साबित होने की पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है। वहीं अगर ऐसे ही आंकड़ों पे लौटते हुए वापस से दिल्ली में जाति के ताने बाने पे बात करें तो एक्सप्रेस की जिस रिपोर्ट की बात हो रही थी उसके मुताबिक दिल्ली में ओबीसी और जाट समुदाय के लोगों को मिला दे तो 30% के करीब ये संख्या उनकी बैठेगी। और धर्म की बात करें तो 2011 के सेंसस के मुताबिक दिल्ली में 13% मुसलमान और 3.5% सिख समुदाय के लोग हैं। वहीं अगर जाति आधारित टिकट बंटवारे की बात करें तो जो एक्सप्रेस की ये वाली रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 48% अपर कास्ट के कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने 45% और कांग्रेस ने सबसे कम 35% अपर कास्ट कैंडिडेट्स को टिकट दिया है दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में। इनमें भी सबसे ज़्यादा टिकट ब्राह्मणों को दिया गया है। इन्हें टिकट देने के मामले में 19% के साथ आप पहले नंबर पर है, 17% के साथ कांग्रेस दूसरे और 16% के साथ बीजेपी वाले तीसरे नंबर पर है। इसके बाद वो वैश्य समुदाय है जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वो भी इसी बनिया समुदाय से आते हैं। यही नहीं है, अभी थोड़ा सा और सुन लीजिए। एक्सप्रेस की इसी वाली रिपोर्ट में अशोका यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि जो दिल्ली की करंट असेंबली है उसमें 50% MLAs अपर कास्ट हैं। इसी करंट दिल्ली असेंबली में जो आम आदमी पार्टी के कुल विधायक हैं उनमें से 40% अपर कास्ट हैं और करंट दिल्ली असेंबली में बीजेपी के 7 में से 6 विधायक जो हैं वो अपर कास्ट हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की लिस्ट पर भी नज़र डालेंगे तो रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के CM की कुर्सी पर ज़्यादातर अपर कास्ट वालों को बैठने का ही मौका मिला है। इसी से जुड़ा एक सवाल जब ChatGPT से पूछा गया तो सवाल ये पूछा गया था कि क्या दिल्ली में कभी कोई नॉन अपर कास्ट CM हुआ है। इसके जवाब में ChatGPT ने बताया कि दिल्ली के पहले CM चौधरी ब्रह्म प्रकाश गुर्जर थे और एकमात्र नॉन अपर कास्ट CM थे। ChatGPT तो यही बता रहा है कि चौधरी जी के अलावा दिल्ली में कभी कोई नॉन अपर कास्ट CM नहीं हुआ। ऐसे में इतने डेटा क्रंचिंग के बाद आपको एक बात तो समझ आई होगी कि भले ही दिल्ली में अर्बन स्पेस जो है उसमें टियर 2 या कस्बों की तरह जाति खुल के मत दिखाई देती हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भी जाति का खेल जमकर होता है। और इतना सब सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का डेटा देखने के बाद दिल्ली की राजनीति को देखने का जो आपका नज़रिया रहा है उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा, कोई चेंज आया या आप पहले से ये सब जानते थे। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।